जय श्री राम भाइयों, आज आपके सामने लेकर चलते हैं पर्यावरण अध्ययन सीटेट 2018 का प्रश्न पत्र और जुलाई 19 और दिसंबर 19 का हम प्रश्न पत्र सम्मिलित रूप से लेकर चलते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की तरफ। प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति है। तो देखिए, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर कह रहा है और गोवा कह रहा है। जम्मू कश्मीर जो है आपका बिहार के सापेक्ष पश्चिम में होगा और गोवा जो है आपका क्या उत्तर में, दक्षिण में। तो इतना जानते रहिए। तो आपका कह रहा है कि क्या पश्चिम में और आपका गोवा क्या है दक्षिण में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दक्षिण के डायरेक्शन हम दो विकल्प देखेंगे। तो पहला क्या रहा है, क्या आपका जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर आपका होगा क्या उत्तर और क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम क्या करते हैं, गोवा की स्थिति देख लेते हैं, दक्षिण में है और क्या होगा पश्चिम के डायरेक्शन में, इसलिए दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका तीसरा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की तरफ। 62 कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। कह रहा है सतह क्षेत्र और तापमान में वृद्धि पर सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों की कमी पर। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे ज्यादा किस पर होगी, तो सबसे धीमी किस पर होगी, जब सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, तब आपकी धीमी होगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की तरफ। कह रहा है स्थानों, दूरियों और दिशाओं की स्थिति की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितिज कौशल, ग्राफिक कौशल। तो स्थानों, दूरियों और दिशाओं की स्थिति का दिशा ज्ञात करने की वो क्या कहलाती है, आपके स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है आपका दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका 63 में क्या हो जाएगा, चित्रण कौशल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की तरफ। कह रहा है किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में बढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 1978 है, एनसीएफ 2000 है, एनसीएफ 1975 है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 64। तो आपका कौन सा एनसीएफ हो जाएगा, आपका एनसीएफ 1975। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका दोस्तों हम 65 की तरफ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आपका 65 क्या कर रहा है दोस्तों, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। स्थानांतरित खेती का रिवाज है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। तो भारत में जो स्थानांतरित खेती का रिवाज है दोस्तों, वो आपका है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 65 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों पहला हो। प्रश्न नंबर 66 की तरफ कह रहा है भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। कह रहा है आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो 66 में दोस्तों आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, आपका गुजरात राज्य बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 67 की तरफ। कह रहा है कि उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है क्या है दोस्तों, मियादी बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 67 में आपका क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 68 की तरफ। कह रहा नीचे दिए गए शहरों में से किस एक शहर में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। काबुल है, अबू धाबी है, बर्लिन है, थिम्पू है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अबू धाबी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 69 की तरफ। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था परंतु अभी पूरी तरह सूख गए। निम्नलिखित में से कुओं सूखने के संभावित सही कारण है। कह रहा है कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह वहां नहीं है। आपका सत्य है। कह रहा है पेड़ों और कुओं के आसपास के क्षेत्र की जमीन अब कोल तार और सीमेंट से ढक दी गई, यह भी आपका सही है। कह रहा है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां हैं, इससे कोई मतलब नहीं है सूखने का। तो आपका यह नहीं होगा। तो कह रहा है भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत चालित मोटर हो गए, तो आपका यह भी सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी। तो ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा, ए बी डी चौथे ऑप्शन में, तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की तरफ। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों।
कह रहा है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, या इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, या शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, या पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 70 में ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन आपका इसमें दूसरा हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस आयु के वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की तरफ। प्रश्न 71 क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय के संदर्भ में सच है क्या है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और कक्षा 2 के पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1 और 2 के एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन को समझने के लिए आसान नहीं है। तो जो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा विषय के संदर्भ में सच है, वो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्या होगा कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 72 की तरफ। प्रश्न 72 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, पर्यावरण बच्चों के पर्यावरणीय बोध में वृद्धि करने के लिए, या फिर आपका कह रहा है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका तीसरा हो जाएगा कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ने और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 73 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते, काम और खेल। तो जो थीम नहीं है दोस्तों आपका हो जाएगा काम और खेल। चलते हैं प्रश्न नंबर हम आपके 74 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है, यह होगा। या कह रहा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, यह भी आपका सत्य है, होता है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश से खोजने का अवसर देता है, यह भी सही। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं को बल देता है, यह आपका गलत है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 75 की तरफ। 75 आपका क्या कह रहा है दोस्तों कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना बहुल ही महत्वपूर्ण है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, यह भी सत्य है। बच्चों ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, या फिर कह रहा है आपका तीसरा भी बच्चों के पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, यह भी आपका सही है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, यह भी सही है। तो केवल बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, बाकी और सब हो जाएगा। तो ACD, तो ऑप्शन हो जाएगा पहला ACD। चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की तरफ। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है दोस्तों। कह रहा है किस्से कहानियां, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निदर्शन। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा 76 किस्से और कहानियां। अब चलते हैं प्रश्न 77 की तरफ। क्या कह रहा है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, बच्चों की सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। व्याख्या और परिभाषा छोड़कर शेष आपके तीनों हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन क्या बन जाएगी, ABC। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की तरफ। कह रहा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, किसके द्वारा, वृत्तांत के द्वारा, या फिर कहानियों के द्वारा, या फिर कह रहा है दोस्तों शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो देखिए प्रदर्शन और व्याख्या शिक्षक से हमें मतलब नहीं है, हमें वृत्तांत और कहानी, बच्चे छोटे हैं उनके प्रदर्शन से हमें कोई लेना देना खास नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो कहानी कैसे बता रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है उससे मतलब है वृत्तांत और कहानियाँ। तो A और B, तो ऑप्शन किस में मिल रहा है दोस्तों, दूसरे वाले में A और B हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की तरफ। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में
सृजनात्मक का विकास, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास, बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन से जोड़ने के बारे में अगर करना है तो तीनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। ए भी हो ऑप्शन, बी भी और सी भी, तीनों होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका चौथा हो जाएगा ए बी सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि किस लिए बल दिया जाता है दोस्तों, आपका 80 में कह रहा है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षक के लिए बहुत आसान और प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन पाठ को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अनुशासनहीनता से लेना देना नहीं हमें, तो ऑप्शन इसमें बन जाएगा दोस्तों समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, बी और सी। तो बी और सी देखते हैं किसमें हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र है, या फिर आपके क्या है, कक्षा है। तो सबसे कह रहा है कि सीखने का प्रभावशाली संसाधन आपका क्या है दोस्तों, 81 में कह रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, परिवार के सदस्य कह रहा है, समुदाय के सदस्य कह रहा है, समाचार पत्र कह रहा है, कक्षा कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, देखते हैं। परिवार के सदस्य होगा, ये सत्य है दोस्तों। समुदाय के भी आपका सदस्य है, आपका यह भी सत्य है दोस्तों। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा। तीनों ऑप्शन आपके हो जाएंगे। तो तीनों ऑप्शन आपकी किस में आ रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरे में। चलते हैं प्रश्न नंबर 82 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित सीखने के कौन सा सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। कह रहा है वैश्विक से स्थानीय, या फिर अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञान, या फिर कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात। तो पर्यावरण अध्ययन के सिद्धांत का अनुसरण कौन करता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर आपके 83 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। क्या है, पोर्टफोलियो है, क्रम निर्धारण मापनी है, वर्ण अभिलेख है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा दोस्तों, आपका 83 में। तो ऑप्शन हो जाएगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। चलते हैं प्रश्न नंबर 84 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत करने का आकलन, बच्चों के ईबीएस कक्षा 5 के ईबीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, या फिर कह रहा है आपका आकलन के संकेतक का उपयोग बच्चों के सीखने गुणात्मक का आकलन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 85 की तरफ। कह रहा है कक्षा 5 की बच्चों के क्रियाकलाप का संचालन करती है। कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने में मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करे, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करे, बच्चों को क्रियाकलाप अवलोकन और अनुभव साझा करने पर चर्चा करने को प्रेरित करे, बच्चों क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर पर करने के लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 85 में। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा 85 में तीसरा क्या हो जाएगा, बच्चों को क्रियाकलाप और अवलोकन अनुभव और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 86 की तरफ। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है दोस्तों, आपको यह बताना है। मछली है, कौवा है, घड़ियाल है, कछुआ है।
देखिए मछली, घड़ियाल, कछुआ, ये तीनों पानी में रहने वाले क्या हैं दोस्तों, जीव हैं। बाहर भी रहते हैं, घड़ियाल बाहर भी रहता है, पानी में रहता है, कछुआ बाहर पानी दोनों रहता है, मछली पानी में रहता है, लेकिन कौवा पानी में आपका नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाए, कौवा हो जाएगा। चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 87 की तरफ। प्रश्न 87 आपका क्या कह रहा है दोस्तों कि हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है आपका क्या, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली, छोले भटूरे, पकाया हुआ सांप। तो देखिए इसमें आपके हांगकांग के लोग आपके क्या करते हैं दोस्तों, जो हांगकांग वाले हैं वो पकाया हुआ सांप का यूज करते हैं। केरल वाले क्या करते हैं दोस्तों, केरल आपका जो है वो आपका होता है किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। ठीक है, तो पहले का पांचवा, दूसरे का पहला, बी का पहला, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में होगा। तो पहले का पांचवा, बी का पहला, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 88 की तरफ। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी एक प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, उल्लू है, कौआ है, बसंत गौरी है, मैना है। तो झटके से जो गर्दन अपने आगे पीछे करती है दोस्तों क्या होगा, मैना हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 89 की तरफ। करा घरों नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छत कटीले झाड़ियों को होती है में रहते हैं। फिर कह रहा है आपका क्या कि मनाली हिमाचल प्रदेश में घरों के बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं, आपका यह नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे का मंजिल जरूरत के सामान और जानवरों के रखने के लिए होते हैं। तो दोस्तों आपका इसमें क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा हो जाएगा ए और सी। तो ए और सी कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों, तीसरा। प्रश्न नंबर आज का लास्ट और 90 की तरफ चलते हैं। हाथियों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते, यह एक दिन में 2 ही 4 घंटे सोते हैं। एक बड़ा हाथी लगभग 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों को खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना भाता है क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी फैसला लेती है। तो दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन क्या बन जाएगा, 90 में दोस्तों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों को खाती है। तो बी वाला ऑप्शन को छोड़ करके दोस्तों बाकी सभी हो जाएंगे, ए सी डी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है इसमें, सी डी ए, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।